नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग स्टार्स में। और हम इसमें गेज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के जो नए यंग टर्क्स हैं, जो नए लोग हैं, नए तरीके से बाज़ार को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके नज़र से मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए शो का नाम भी है राइजिंग स्टार। बाज़ार वही है, सोच नहीं है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं इस शो के, उनका नाम है दीपक शेनाय। कैपिटल माइंड्स नाम की एक कंपनी है जिसके वो फाउंडर हैं, सीईओ हैं। हालांकि उन्होंने शुरुआत में तो इंजीनियरिंग करी थी कंप्यूटर साइंस से, लेकिन फिर इन्वेस्टर बन गए, इन्वेस्टर गुरु बन गए और अब सबके पैसे भी मैनेज करते हैं और एक बहुत बड़ा सा पीएमएस भी चला लिया जो बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही अच्छा है। रिसर्च में बहुत हाथ है, हज़ारों की तादाद में आर्टिकल्स लिख चुके हैं, तो बहुत सारी इनकी खूबियाँ हैं। तो आज की मुलाकात, गुफ्तगू हमारी दीपक शेनाय के साथ होगी। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइजिंग स्टार्स में। तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि दीपक शेनाय एक इंजीनियर थे और बेंगलुरु जाना जाता है टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियर्स के लिए, फिर एकदम से ये कैसे हो गया कि आप इन्वेस्टमेंट के गुरु बन गए? थैंक यू सो मच नीरज जी। आपने एक तो हमें यंग और राइजिंग कहा, वो भी अच्छा है क्योंकि हमारे बाल काफी सफेद हो गए हैं। लेकिन नहीं, बाल तो मेरे भी सफेद हो गए बहुत। पर शायद इस बिजनेस में बाल सफेद होना एक्चुअली यूजफुल माना जाता है, क्योंकि बैटल के स्कार्स जो कहते हैं जिसका उससे उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बनती है। लेकिन हमारे जैसे मैं अगर मेरे हिस्ट्री देखें तो आई वाज एन इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, और मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ही मैंने स्टार्ट करी थी बैंगलोर में 98 में। लेकिन जब मैंने वो कंपनी चलाना, हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते थे और उसी टाइम पे हमने मतलब अकाउंटिंग सीखने के लिए, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर बनाना था तो अकाउंटिंग तो सीखना ही था। तो उस हिसाब जो उस टाइम पे जो हमने सीखा और फिर देखा कि पब्लिक कंपनीज जो हैं अपनी बैलेंस शीट्स, उस टाइम पे इंटरनेट काफी न्यू था लेकिन बैलेंस शीट्स वगैरह मिल जाती थी ऑनलाइन। तो हमने देखना स्टार्ट किया, थोड़ा समझना स्टार्ट किया कि देखो कैसे चलती हैं, और फिर उसी तरह से एक नजरिया बनता गया कि जैसे मार्केट की क्या रिलेशनशिप्स हैं। हमारी जो पहली कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट थी वो एक्चुअली इट वाज फॉर एन आर्म ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी। तो हमने जब स्टार्ट की थी उसकी प्राइस 5 रुपए की थी पर शेयर, और 1-1.5 साल के बाद आई थिंक 90 रुपए की हो गई थी शेयर। तो काफी मतलब शेयर प्राइस में काफी बढ़ोतरी आ गई थी उसी 1-1.5 साल में। तो हमने फिर उसी के बाद थोड़ा सा बढ़ के हमने थोड़ा सा और देखा। फिर एक टाइम पे हमने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जो इंडिया में काफी नई नई थी 2008-2009 में, उस टाइम पे हमने वहां पे, मैं बॉम्बे भी शिफ्ट हुआ यहाँ से, बैंगलोर से बॉम्बे, कि हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। देखिए इंडिया में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या हो सकती है। ऑटोमेटिकली कैन यू बाय एंड सेल स्टॉक्स, मतलब आप कंप्यूटर अगर उसमें कोई एल्गोरिथम बनाया जाए कि ऑटोमेटिकली देखिए कि जब खरीदने का टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली खरीद लेगा और फिर ऑटोमेटिकली बेच देगा। उस टाइम पे इंडिया में उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था एल्गोरिथमिक ट्रेड में, अब तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है। पर उस टाइम पे हमने कहा कि देखो लेट अस सी अगर ये हो सकता है कि नहीं, और उसी हिसाब से फिर हम आर्टिकल, मैं वहाँ कैपिटल माइंड में आर्टिकल लिख रहा था उस टाइम पे, कि जैसे मैं लर्न कर रहा हूँ कि कैसे बुल मार्केट्स हैं, कैसे बेयर मार्केट्स हैं। वहां से आगे जाके जैसे मेरी इंजीनियरिंग की नॉलेज ज्यादा डेटा स्पेसिफिक होने के लायक, इन सेंस में मुझे डेटा अच्छा लगता था कि अगर डेटा से कुछ, क्योंकि उस टाइम पे काफी ये था कि अगर आप प्रोमोटर को जानते हैं, मैनेजमेंट को जानते हैं, तो आपको पहले पता लगेगा क्या होने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से ये था कि देखिए अगर कुछ होना ही है तो डेटा में आएगा, और जब रिजल्ट्स में आएगा तो आगे अगर पिछले वाले रिजल्ट्स अच्छे हुए और कंपनी अच्छी है तो आगे वाले रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। तो डेटा के हिसाब से हमें जाना चाहिए, ना कि सिर्फ मैनेजमेंट से बात करके। तो उसी हिसाब से हमने पहले जब मैंने कैपिटल माइंड बिजनेस स्टार्ट करी थी, उसी आइडिया पे हमने रिसर्च स्टार्ट किया था कि डेटा से ही हम अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे। तो दीपक, ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे शो को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि हमने ये हमेशा सोचा कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग जान पहचान या इंफॉर्मेशन कहीं से मिल गई, प्रिवी हैं आप उसके, तो आपको फ़ायदा हो। लेकिन
साइंस का आपने इसमें यूज़ किया कि अगर कुछ है तो डेटा में दिखेगा, डेटा में दिखेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच आप लेके आए। तो ये आपको नौकरी करने या इंजीनियर बनने के बाद आपको लगा कि ये चीज़ हो सकती है, कि आपको पहले से ऐसे इंट्यूशन लगता था कि यार कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो बिल्कुल साइंटिफिक हो, जिसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े? ये हमेशा साइंटिस्ट का वो इंजीनियर का ड्रीम ही रहता है कि खुद ही करे कुछ। हम काम नहीं करना चाहते ना, वो बस वही प्रॉब्लम है। इंजीनियर लोग बस कहते हैं कि यार मशीन बनाओ, वही काम करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। हमारा आई मीन स्कोप ये था कि यार अगर कंप्यूटर खुद ही काम कर सकती है कि, लेकिन अब क्या हुआ था कि इसी टाइम पे 2009-2010 के बाद इंडिया में काफी डेटा हैवी होने लगी है। का आरबीआई से, सेबी से, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, सो जिसके जितने डिस्क्लोजर आ रहे थे, तो सारे डिस्क्लोजर उन्होंने इंक्रीज कर दिए कि देखिए आपको ये भी डिस्क्लोज करना है, 3 महीने में ये करना है, 2 महीने, हर महीने एक और चीज करनी है। तो ये जब डेटा आने लगे, हमने कहा कि इस डेटा, इतना ज्यादा जब डेटा आएगा तो इसको प्रोसेस करने के लिए ह्यूमंस, तो मतलब हम देख के तो शायद नहीं कर पाएंगे उतना जितना कंप्यूटर खुद ही कर सकता है। तो हम अगर इसको डेटा में डालें और इसको चार्ट्स में डालें या फिर इसको एनालिसिस वाली सॉफ्टवेयर में डालें, तो क्या हमें कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती हैं कि जिसमें पता लगे कि स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि 5,000 स्टॉक्स हैं। आप कितनों को ट्रैक करोगे? आप मैक्सिमम 50-60 को ट्रैक कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर तो 1,000, 2,000, 5,000 स्टॉक भी एक टाइम पर ट्रैक कर सकते हैं। तो डेटा को अगर आप इनपुट दें कंप्यूटर को, तो शायद आप ऐसे एल्गोरिथम बना सकते हैं जिसमें वो बता दे कि देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको आप जरा और गौर से देखिएगा। और उस हिसाब से फिर आपका यूनिवर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको 5,000 नहीं, 200 स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स में ही थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो अभी आजकल नॉर्मल हो गया कि लोग डेटा देख के ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 2009-2010 में उतना नॉर्मल नहीं था। बिल्कुल। और जो एल्गो के आपने शुरू किया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और आजकल उसका बहुत प्रयोग हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा ना कि एक्चुअली काम सर कोई नहीं करना चाहता, सभी लोग चाहते हैं कि दूसरे काम करें और हम उसको एंजॉय करें, लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है जो आपने अपनाया, जो कि एक बहुत ही वैलिड और अच्छा तरीका है कि आपने डेटा की मदद ली, साइंस की मदद ली और वो आपको काम कर रही है। अब मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त या किसी भी वक्त आप जब मार्केट को अप्रोच करते हैं, तो जो एक ट्रेडिशनल तरीका है मार्केट को देखने का या जो आपका तरीका है देखने का, उसमें कैसे फ़र्क है? तो हमने दो चीजें करी हैं। एक तो मार्केट को जो है, अगर आप डिवाइड करें, हर आदमी की जो फिलॉसफी है इन्वेस्ट करने की, वो अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, ग्रोथ वाली स्टॉक्स खरीदेंगे, या फिर जो बहुत चीप होंगी पीई रेशियो के हिसाब से, हम उन स्टॉक्स को खरीदेंगे। उसको कहते हैं वैल्यू, फिर कहते हैं ग्रोथ, फिर 2-3 ऐसी और चीजें हैं। एक तो है क्वालिटी, जैसे बहुत अच्छी कंपनीज हैं बिना डेट के, जो लंबे अरसे से ग्रो करती आई हुई हैं, वो क्वालिटी कंपनीज हैं। और फिर दो और फैक्टर्स हैं जिसमें वो आप कहते हैं कि देखिए क्वालिटी, वैल्यू, वो आप नजर देखोगे, आपका नजरिया अलग होगा, मेरा नजरिया अलग होगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो मार्केट को मूव करती हैं उसको, जिसमें नजरिए का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे कहते हैं मोमेंटम, मोमेंटम मतलब जो प्राइस, स्टॉक प्राइस में ऊपर जाती जा रही है, तो ऐसा होता है कि ऐसे स्टॉक्स और बढ़ते जाते हैं। जैसे मतलब 52 वीक हाई हो गया, फिर और चढ़ता गया स्टॉक। तो ऐसे काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो चढ़ ऊपर होती जाती हैं और करीबन डबल भी हो जाती हैं और ट्रिपल भी हो जाती है। ऐसे लॉन्ग टर्म में मोमेंटम भी एक फैक्टर है जिसमें लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और लोग उसी में इन्वेस्ट करते हैं। हमने कहा ऐसे फैक्टर्स में हम इंटरेस्टेड हैं जहां से डेटा से ही हमें पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। तो ये जो तरीका है, अब ऑफ कोर्स अब तो काफी कॉमन हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यूएस में इसका रिसर्च करीबन 100 साल से ज्यादा डेटा को लेके 1960s 1970s में भी डेटा रिसर्च पेपर्स आए थे कि मोमेंटम जो है वो काफी यूजफुल स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और अगर आप मोमेंटम में देखिए, जो स्टॉक्स ऊपर जा रही हैं उनको खरीदें, जो स्टॉक्स गिरती हैं उन्हें बेच दें, और दूसरे स्टॉक्स जो अब ऊपर जा रही हैं
उनको खरीदें। ऐसे जो स्ट्रैटेजीज हैं ये डेटा ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज हैं, जिससे डेटा से ही आपके अपॉर्चुनिटीज आते हैं और आपको फिर देखना पड़ता है। हम वैसे वैल्यू और ग्रोथ में हमारी एडवांटेज उतनी ज्यादा नहीं है, हमारी एडवांटेज मोस्टली डेटा को देख के वाली स्ट्रैटेजीज में है। और दूसरी जो चीज हम यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। अब लोग कहते हैं कि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक से कुछ होता नहीं है, पर काफी टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जो स्टॉक्स हैं वो तभी ऊपर जाती हैं जब बहुत सारी फैक्टर्स आपके फेवर में हो। एक तो होना चाहिए कि स्टॉक की खुद की अर्निंग्स अच्छी हो, वो तो ठीक है, पर मार्केट भी ऊपर जाना चाहिए, फॉरेनर्स को भी इन्वेस्ट करना चाहिए और मतलब पूरी मार्केट को भी उठना चाहिए। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो एनालिसिस है वो भी हम करते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस टाइम पे पोजीशंस बढ़ानी है और किस टाइम कम रखनी है। दीपक, जैसे मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको चार्ट सीख लेना चाहिए, और अगर आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको अखबार पढ़ना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इकोनॉमिक डेटा देखना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेंड पकड़ना होता है कि कैसे वो साइकिल बदल रही है। तो आप सारा दिन मार्केट ही सोचते रहते हैं क्या? अब कहा दो बच्चे हैं तो मतलब मार्केट इतना देखने को टाइम तो मतलब हर टाइम तो नहीं मिलता है, पर जरूर ऐसा होता है कि माइंड में हमेशा रहता है कि कुछ इंटरेस्ट है। अब एक टाइम ऐसा था कि हम सुबह से शाम तक सिर्फ वो स्क्रीन में ग्रीन और रेड देखते थे, और वो बिल्कुल आई थिंक यूजलेस है। अगर आप देखते रहोगे तो आपको कसिनो वाला फीलिंग आएगा बस कि। अच्छा दीपक, कभी ऐसा होता है कि रात में जाने से उठ के दिखा रहे देखें इस समय डाउ कहाँ चल रहा है भाई, बहुत सुबह, ऐसा होता है क्या? क्यों मीम बनते हैं इसमें बहुत सारे। सच बताओ तो ये मेरे से पहले बहुत होता था कि इनफैक्ट 2009 में 8 और 9 में जब बहुत ज्यादा मतलब डाउ से बहुत ज्यादा मतलब सिग्नल्स आ रही थी वर्ल्ड को, तब मैं सोता ही नहीं था कि वेट करता था कि डाउ कब खत्म होगा, और 1:30 बजे रात को फिर या 2:30 बजे इनफैक्ट उस टाइम पे तो 1:30 बजे था क्योंकि वो विंटर का टाइम था, तो 1:30 बजे को मैं सो जाता था। उसके बाद अब वो इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसा है कि देखो डाउ ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं अभी तो कुछ कर नहीं सकता। अब मार्केट का वशीकरण कर लिया, अब समझ में आ गया कि कैसे उसको पकड़ना है, तो इसलिए अब रात में नींद खराब नहीं करनी है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड्स का, तुरंत वापस आते हैं, फिर दीपक से ये पूछेंगे कि इस वक्त बाजार में ठीक लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या फैक्टर्स है जिसको इस समय वो ट्रैक कर रहे हैं, साथ ही कई सारे बिजनेस प्लान्स भी होंगे दीपक के, उसमें भी बातचीत करेंगे। बहुत ही छोटा सा।